तो विस्कोसिटी स्टार्ट करने से पहले हम एक नो स्लिप कंडीशन को पढ़ते हैं और फिर हम विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट। थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। सो फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट सो ये हमारी एक कोई फ्लैट प्लेट है। ठीक है, और इसके ऊपर फ्लूइड रन कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ फ्लूइड रन कर रहा है। तो जब फ्लूइड रन कर रहा है तो अब इसका पाथ कैसा होगा? तो हमारा इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, जैसे ही ये इस प्लेट पर रन करेगा तो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जैसे ही यहाँ रन करेगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी और फिर उससे ऊपर वाले पार्टिकल की थोड़ी ज़्यादा, फिर उससे ऊपर और ज़्यादा और ज़्यादा, और ये चलता रहेगा। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं कि यहाँ ज़ीरो होगी, फिर थोड़ी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। अब ये कुछ लीनियर वेरिएशन सा चलेगा और उसके बाद फिर हमारा ये कांस्टेंट हो जाएंगी। तो कुछ ऐसा। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो और आगे अगर हम जाएंगे तो उसमें फिर ये ऐसे बिल्कुल यहाँ ज़ीरो थी, फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर यहाँ कहीं आगे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम देख पाएंगे कि अगर हम इन पॉइंट को टच करें जहाँ पर कांस्टेंट हो रही है तो ये कुछ हमारा ऐसा पॉइंट बनेगा। मतलब इस ब्लैक लाइन के ऊपर जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे वहाँ से हमारी सैचुरेशन, मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है। हम इसको देख सकते हैं कुछ ऐसे। तो यहाँ पर अब इसके बाद जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे कांस्टेंट वेलोसिटी है। इधर भी अगर हम देखें तो यहाँ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे तो सब कांस्टेंट। ऐसे ही हम अगर यहाँ बनाते तो इधर हम देखते जैसे ही ये फ्लूइड एंटर करता तो सिर्फ इस पॉइंट पर ही हमारी वेलोसिटी चेंज होती और उसके बाद सभी पार्टिकल की कांस्टेंट होती। थोड़ा सा और आगे जाएगा अगर ये पॉइंट तो फिर ये ज़ीरो थोड़ी सी बढ़ेगी, 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 एंड देन उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। और ये फॉलो करेगा हमारा ब्लैक लाइन को। तो ये ऐसे हमारा प्रैक्टिकली फ्लो होता है प्लेट में। और हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पर कंडीशन आई वो उसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। यहाँ हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हम कुछ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी डाल देते हैं। लेट्स से इसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी u प्लस डी यू है, थोड़ी ज़्यादा है, और इनमें डिस्टेंस यहाँ पर dy का है, डेल्टा y का है। तो ये हमने अभी समझा फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट को। अब यहाँ पर हम नो स्लिप कंडीशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। सो ये है रियल फ्लूइड की कहानी। सो व्हेन अ रियल फ्लूइड फ्लो ओवर अ solid body, the fluid particle at the surface of the body flow with the same velocity। अब क्योंकि प्लेट है वो रेस्ट पर है तो जो उसके ऊपर वाला पार्टिकल जो टच में होगा वो रेस्ट पर ही होगा, क्योंकि स्लिप नहीं हो सकता, स्लिप कंडीशन नहीं आएगी। स्लिप क्या होगा, जब फ्लूइड का पार्टिकल कुछ और वेलोसिटी से हो और
प्लेट की वेलोसिटी कुछ हो, वो स्लिप कंडीशन पैदा नहीं होगी, नो स्लिप कंडीशन है। यानी कि जो प्लेट की वेलोसिटी है हमारी, वही उसके ऊपर जो टच कर रहा है पार्टिकल, उसकी भी वही वेलोसिटी है। प्लेट जीरो पे है तो उससे ऊपर भी वो जीरो पे है। सो विद द सेम वेलोसिटी एज दैट of the surface to satisfy no slip condition, no slip condition, so that relative velocity of fluid particle at the surface of solid body is zero। तो फ्लूइड पार्टिकल की भी वेलोसिटी जीरो ही। अब जैसे ही अब हम ऊपर जाएंगे, अवे अवे फ्रॉम द सॉलिड बॉडी, सो अवे फ्रॉम द solid body in the transverse direction, in the transverse direction, the velocity of fluid particle increases gradually। अब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन से हम ऊपर जा रहे हैं। दस वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट। दस अब क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मौजूद है, एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट इन द रीजन, एग्जिस्ट इन द रीजन क्लोज टू द बाउंड्री, क्लोज टू द बाउंड्री। तो यहां से हमने सिर्फ, यहां से अभी हमने फ्लैट प्लेट को ज्यादा डिटेल में नहीं गए हम, बस हमने ये समझना था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट मौजूद होगा। इधर u है, इधर u है, dy ऊपर गए तो u प्लस डी हो गया, यानी कि देर इज सम वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ du बाय dy। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो अब हम समझ पाएंगे विस्कोसिटी को। तो विस्कोसिटी को हमने लिंक किया इस फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट से। अब हम पढ़ते हैं विस्कोसिटी को, जो कि हमारी क्या है, ये फ्लूइड प्रॉपर्टी है। सो विस्कोसिटी, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो द टू एडजेसेंट लेयर्स of fluid resist the motion of each other। हमने देखा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, नीचे u था, ऊपर u प्लस डी यू था, तो देर इज सम रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट टू लेयर्स। resist the, so that the two adjacent layer of fluid resist the motion of each other। such a basic property of fluid is known as viscosity। such a basic property of fluid is known as viscosity। अब कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या है, क्या ये विस्कोसिटी क्यों आ रही है? सो व्हाट इज द कॉज? सो कॉज है इन टर्म, अब ये डिफरेंट होगा, गैसेस में डिफरेंट होगा और लिक्विड में डिफरेंट होगा, उसको देखेंगे अब हम। सो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लिक्विड। अब क्योंकि ये कॉज डिफरेंट है इनका,
तो इनका वेरिएशन भी डिफरेंट होगा टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर लिक्विड एंड फॉर गैसेस। अब लिक्विड में है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में जो इसका रीजन है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या है? देखो, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये अट्रैक्ट करेंगे तो अगर इसको इधर मूव करना है तो ये इसको इधर मूव करवा रहा होगा, अपने अपनी पास बुला रहा है। अपने पास बुला रहा है तो रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है तो विस्कोसिटी आ रही है। तो लिक्विड में जो कोज है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि कोहेजन फोर्सेस। तो हम यहां लिख सकते हैं कोहेजन फोर्स। लेकिन गैसेस में क्या हो रहा है? गैसेस में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है। अब दूर दूर हैं तो, लेकिन दूर दूर हैं लेकिन काफी ज्यादा मूव कर रहे हैं, रेंडमनेस ज्यादा है। अब रेंडमनेस ज्यादा है तो रेंडमनेस की वजह से विस्कोसिटी आ रही है, आपस में टकरा रहे हैं, उस वजह से एक दूसरे के पाथ में वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं। रेंडमनेस मॉलिक्यूल की ज्यादा है, तो यहां हम लिख सकते हैं रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर क्या है, जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत कम है, कोहेसिव फोर्स नील के बराबर है। सो ये था कोज। अब इसका हमारा वो क्या है, सिंबल क्या है? तो सिंबल देख लेते हैं। तो इसको हम कुछ म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। म्यू, ये न्यू हो गया, म्यू, ये म्यू। और ये हमारा विस्कोसिटी है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम देख लेते हैं वाटर और एयर का क्या है वैल्यू विस्कोसिटी की। सो ये हमारा म्यू वाटर, म्यू वाटर, इसकी वैल्यू है 0.001 पास्कल सेकेंड। एंड इसकी वैल्यू है एयर की 0.00001 पास्कल सेकेंड। अब ये इसकी यूनिट कैसे आई, अब हम उसको देखेंगे। अब ये यूनिट समझने के लिए ही हमें ये पूरा विस्कोसिटी समझना पड़ेगा, सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझने पड़ेंगे, लॉज समझने पड़ेंगे, तब हमें ये यूनिट क्लियर होगी कि ये यूनिट आई कैसे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम उसको। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक टॉपिक जो कि है एंगुलर डिफॉर्मेशन। सबसे पहले हम समझेंगे एंगुलर डिफॉर्मेशन को। सो ये लेट से वाई एक्सिस है और ये हमारी यहाँ कोई एक्स एक्सिस है, और हमारा कोई यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये हमारा इस ऐसे हम फ्लूइड दिखा रहे हैं कि ये हमारा ऐसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जैसे ही वो इस सरफेस से जाएगा, तो सरफेस से जाएगा तो नो स्लिप कंडीशन हो जाएगी, और यहाँ हमारा ज़ीरो हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, और फिर एक सबकी वेलोसिटी फिर आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम एक एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे। तो लेट से ये हमारा पॉइंट बी पॉइंट था, और ये हमारा कोई पॉइंट ए पॉइंट है एडजेसेंट लेयर्स का। ठीक है, और इसमें हमारा जो ये वाई है, वाई एक्सिस जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है स्मॉल डी वाई है। हमने एक एलिमेंटल एनालिसिस करी है। जो बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो u है, लेकिन जो ए पॉइंट पर वेलोसिटी है वो u प्लस
डी यू है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे एंगुलर डिफॉर्मेशन को। अब मैं इसी चीज को थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। तो मैंने इसी चीज को बड़े उसमें कन्वर्ट किया है। सो लेट्स से ये हमारी वेलोसिटी u है, तो यहां वेलोसिटी हमारी u है और इधर वेलोसिटी हमारी u प्लस डी यू है। ठीक है, अब वेलोसिटी ज्यादा है तो डिस्टेंस वो थोड़ा ज्यादा कवर करेगा, तो उसका थोड़ा डिस्टेंस ऐसे, अगर हम इसी चीज को थोड़ा देखें यहां पर, तो यही एलिमेंट को मैं यहां कंसिडर कर रहा हूं। तो ये हमारा है डी वाई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या होगी। एंगुलर डिफॉर्मेशन हमारी होगी ये, ठीक है, डी थीटा। u प्लस डी यू के साथ डी टी टाइम में उसने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा इस वाले पार्टिकल ने। ये हमारा ए पार्टिकल है और ये हमारा बी पार्टिकल है। बी ने यू डी टी सफ़र किया और ए ने यू प्लस डी यू इंटू डी टी सफ़र किया। उसने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, और इनके बीच में जो हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है दो एलिमेंट्स के बीच में, वो डी वाई है। तो हम टेन डी थीटा को लिख सकते हैं। टेन डी थीटा क्या होगा? टेन डी थीटा क्या होगा? वो होगा हमारा डी यू डी टी डिवाइडेड बाय डी वाई। सिंपल। अब यहां से हम लिख सकते हैं, क्योंकि टेन डी थीटा स्मॉल थी डी थीटा है, डी वाई डिस्टेंस है, तो हम टेन डी थीटा को डी थीटा के साथ ही इक्वल कर सकते हैं, और ये डी थीटा इक्वल होगा डी यू डी टी डिवाइडेड बाय डी वाई। और यहां से डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा डी यू बाय डी वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आप ये देखोगे तो मैंने पहले ये समझाया था कि डी थीटा बाई डी टी फ्लूइड्स में क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आया कि डी थीटा बाई डी टी हमारा क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, शियर डिफॉर्मेशन, और डी यू बाई डी वी क्या है हमारा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, तो इधर से हमारे पास रिजल्ट आया। हम इसको लिख सकते हैं, ये है हमारा रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, और डी यू बाई डी वाई हमारा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये चीज, जो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन है, ये जो रिलेशन आया डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, ये रिलेशन यूज होगा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। अब यहां पर भी न्यूटन ने काम किया है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बनाए हैं। अब हम उसको देखेंगे और ये रिलेशन वहां पर यूज होगा। तो अब हम बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखें, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, विस्कस शियर स्ट्रेस जो होगी, विस्कस शियर स्ट्रेस टाउ बिटवीन दी टू एडजेसेंट लेयर, टू एडजेसेंट लेयर, तो ये एक लेयर थी, ये दूसरी लेयर थी, इसके बीच में जो हमारा एडजेसेंट शियर स्ट्रेस होगा एट अ डिस्टेंस वाई, एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस is directly proportional to the rate of shear deformation।
मतलब कहने का बात ये है कि जो विस्कस शियर स्ट्रेस होगा टाउ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी थीटा बाय डी टी के, डी थीटा बाय डी टी के। अब इसी चीज को हम देखेंगे, ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा, अगर हम वाई एक्सिस में विस्कस शियर स्ट्रेस लेते हैं और यहाँ पर अगर हम डी थीटा बाई डी टी दिखाते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है हमारे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक सीधी लाइन आएगी। ठीक है। और जो इसका कर्व होगा, ये जो कर्व बना, इसकी जो स्लोप होगी वो हमारा विस्कोसिटी होगा। सो स्लोप ऑफ कर्व इज म्यू। ये क्या लिखा है अब मैं समझाता हूं। देखो, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाय डी टी। एंड सो अभी हमने फाइंड किया एंगुलर डिफॉर्मेशन से कि डी थीटा बाय डी टी इक्वल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के डी यू बाय डी वाई के। इन चीजों को यूज किया, ठीक है, और हमें मिला कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डी वाई। तो हम यहां लिख सकते हैं कि और डी यू बाय डी वाई। अब जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वही तो हमारा विस्कोसिटी है। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, सो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ये जो एक्सप्रेशन आया, ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और यहां पर जो विस्कोसिटी ये आ रहा है, इसको हमने नाम दिया है डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी क्यों दिया है? क्योंकि फ्लूइड मोशन में है और हम मोशन की एनालिसिस कर रहे हैं विद द कंसिडरेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मोशन। तो ये हमारा हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी, या इसको बोल सकते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन ने हमें ये दिया, और यहां से अब हमें डेफिनेशन भी मिल गई विस्कोसिटी की। शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द डी यू बाई डी वाई हमारा क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी होगा। अब जो हमने बिगिनिंग में फ्लो वाला फ्लैट प्लेट देखा था, अब हम उसको थोड़ा और प्रोग्रेस करते हैं, उसको थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि अब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझ लिया है। तो ये थी हमारी फ्लैट प्लेट, ठीक है। और ये कुछ हमारा ऐसे फ्लूइड आ रहा था, जैसे ही वो फ्लैट प्लेट से टकराया और आगे बढ़ा, तो नो स्लिप कंडीशन देखने को मिली, नीचे जीरो हुआ, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया। पर एक टाइम बाद क्या हुआ कि स्टेडी स्टेट अचीव हो गई। स्टेडी स्टेट का मतलब वेलोसिटी अब आगे कांस्टेंट है। यहाँ वेलोसिटी कुछ थी, यहाँ जीरो थी, यहाँ कुछ थी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, इधर बढ़ी, इसके बाद फिर आगे मैं देख रहा हूं कि कांस्टेंट हो गई। तो अब विस्कोसिटी का इफेक्ट आया कहां तक वो देखो। अब हम देखेंगे तो ये u था, ये u प्लस डी यू था जब हम dy जा रहे थे। अब अगर हम यहां देखेंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां तो है ही नहीं, अगर ये v होगा तो ये भी v है, तो यानी कि टाउ जीरो नहीं हो गया। अगर हम देखें तो टाउ क्या होता है, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो इधर देखेंगे विस्कोसिटी तो है, बट ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो यहां से हम देखेंगे टाउ क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो ये था हमारा। अब इधर से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है ऑन मूविंग अपवर्ड। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो कि क्या है हमारा,
डी यू बाई डी वाई है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस। ठीक है, तो अब ये समझ लिया, अब हमारे पास विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बना, म्यू इज इक्वल टू टाउ, जो कि क्या होगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शियर स्ट्रेस है एक तरह से, डिवाइडेड बाय डी यू बाई डी वाई, डेल यू बाई डेल वाई, ये मीटर में और ये मीटर पर सेकंड में। अब यहां से हम देखेंगे ये कट गया, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, यूनिट जो बनी एसआई में, एसआई यूनिट क्या बनी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड देन सेकंड, सेकंड यानी कि टाइम, सेकंड, एस लिख सकते हैं, एस। और अब यहां अगर हम देखें हम, सो एसआई में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं के पी ए सेकेंड। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो जस्ट मैंने अभी बताया था, अब इसको हम थोड़ा और ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे यूनिट्स को। अब ये जो यूनिट बनी ये डायनेमिक विस्कोसिटी की है, ये ध्यान रखना, डायनेमिक विस्कोसिटी, इसको हम थोड़ा और डिटेल में अभी देखेंगे, क्योंकि एक इसकी यूनिट है पॉइस, वो भी हम यूज़ करते हैं, तो उसको अब हम देखेंगे। तो इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था। सो इधर अब हम समझते हैं यूनिट, सी पार्ट, यूनिट्स। तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था वो डायनेमिक विस्कोसिटी का था। अब डायनेमिक विस्कोसिटी का था यानी कि वी आर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ मोशन, दैट इज द शियर स्ट्रेस, फोर्स, शियर स्ट्रेस। सो यहां पर क्या आ रहा है हमारा, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय, म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई। यहां से वही सेम, अगर हम म्यू फाइंड करना है हमने, तो हम फाइंड कर लेंगे टाउ बाय डेल यू बाय डेल वाई। अब एसआई यूनिट में, इन एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ म्यू क्या आएगी हमारी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर। सोल्व करेंगे तो ये बना हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, जिसको हम ले सकते हैं 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, और ये एक यूनिट हुई। यहीं पर अगर हम 1 पास्कल सेकेंड को 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इज इक्वल टू, न्यूटन को हम एमकेएस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये एसआई से एमकेएस चले जाते हैं, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 1 केजी, केजी आ गया, एंड देन हमारा आएगा यहाँ पर, तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, केजी यूनिट है मास की और ये है एक्सेलरेशन की, और ये है हमारा फोर्स। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इनटू सेकंड। सो एंड ये तो हमारी किसकी थी, न्यूटन की थी, और नीचे मीटर स्क्वायर भी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये यूनिट बनेगी 1 मीटर से मीटर और सेकंड से सेकंड, तो केजी सेकंड पर मीटर, हाँ नीचे मीटर है, सो 1 केजी मीटर सेकंड, ये यूनिट बनी। सो यहाँ से हमारे पास आया, ये हमने एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया इसको एसआई से। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इज इक्वल टू 1 केजी मीटर सेकेंड। ओके, अब यहाँ से हम डायमेंशनल इसका निकाल सकते हैं। तो इसकी डायमेंशनल एनालिसिस अगर हम करें तो डायमेंशन इसकी क्या बनी, मास एंड देन L-1 एंड T-1।
ये किसकी है? ये हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी की है, डायनेमिक विस्कोसिटी। लेकिन दिक्कत अभी डायनेमिक विस्कोसिटी के साथ क्या है, ये तो फ्लूइड डायनेमिक्स में यूज होगा जब हम मोशन को कंसिडर ही नहीं कर रहे, और जब हमने इसका इफेक्ट लेना हो विस्कोसिटी का तो हम कैसे लेंगे? तो इसलिए हमने एक और इसकी यूनिट बनाई, उसको हमने बोला काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मतलब जब हमने एनालिसिस काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में करनी है तो तब हम विस्कोसिटी जो लेंगे वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी लेंगे, उसको भी हम देखेंगे। तो अभी हमने एसआई देख ली, एमकेएस देख ली, इसकी एक सीजीएस यूनिट और रहती है जो हम वाइडली यूज करते हैं, उसको देखते हैं हम। तो सीजीएस में क्या है कि ग्राम सीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो अभी तक जो हमारी यूनिट बनी वो बनी थी इन सीजीएस, हमारी यूनिट बनेगी तो ये क्या था, 1 kg मीटर सेकेंड था। सीजीएस में ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 ग्राम एंड देन सेंटीमीटर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर 1 रहेगा कि नहीं रहेगा वो देखना है। तो अब अगर हम देखें इसमें तो हमने एक्चुअली ये 1 तो रहेगा नहीं, ये कुछ और रहेगा। तो इसको हमने एक नाम दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर जो ये यूनिट है ये छोटी यूनिट होती है, तो इसको हमने नाम दिया हुआ है थोड़ी, मतलब एमकेएस से थोड़ी बड़ी यूनिट होती है, तो इसको हमने 1 पॉइस बोला हुआ है, ये 1 पॉइस है। और ये ऑब्वियसली 1 kg मीटर पर सेकेंड के इक्वल नहीं होगा। केजी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ लगाएंगे, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 10⁻1 मीटर 100 सेंटीमीटर। सो इसमें ये हटा के यहाँ पर अब देखते हैं, दोबारा करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड विल बी इक्वल टू 10⁻³ kg में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया 10⁻² मीटर में, एंड यहाँ पर सेकेंड। तो ये बन गया हमारा 10⁻³ + 2 kg मीटर सेकेंड, यानी कि 1/10 ऑफ kg मीटर सेकेंड। So 1 poise is equal to 1 gram centimeter second, and it will be equal to 1/10 of kg meter second, and it will be equal to 1 Newton per meter square second। तो ये हमारी टोटल यूनिट है, 1/10 आएगा, 1/10 सॉरी। सो पॉइस और एसआई ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हमें दे रखा होगा पॉइस में, और क्या होता है हमें ज़रूरत है एसआई यूनिट में, तो हम कैसे फाइंड करें? तो जो भी पॉइस है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो वो हमें एसआई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स से हमें दे रखा है 5 पॉइस, और इसको हमने एसआई में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम कर देंगे 5 × 10 एंड देन एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, पास्कल सेकेंड, यानी कि 50 पास्कल सेकेंड। तो ये यहाँ पर ये गलत है। ये गलत क्यों है, ये यहाँ गलत है। कैसे गलत है, तो जब पॉइस से एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक पॉइस हमारा 0.1 पास्कल सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। तो 5 पॉइस किसके इक्वल होंगे, 5 पॉइस हमारे 0.5 पास्कल सेकेंड के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती होती है, पॉइस और पास्कल सेकेंड में कन्वर्ट करना है तब। और जब एसआई से एसआई यूनिट है और पॉइस में कन्वर्ट करना है, तो लेट से हमें दे रखा है 0.1 पास्कल सेकेंड, और उसको हमने कन्वर्ट करना है पॉइस में। तो क्या करेंगे, 0.1 × 10 पॉइस, तब 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 1 पॉइस।
तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यूनिट में, क्योंकि गलती यहीं पर होती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी दिखा दिया गलती का, और कैसे इसको ठीक करना है वो भी। अब हम आगे चलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तरफ। जब हम काइनेमेटिक्स में काम कर रहे हैं तो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जरूरत पड़ेगी। सो अब आता है हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम न्यू न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू। अब ये न्यू क्या है हमारा, ये न्यू इक्वल होगा हमारा म्यू के डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी। तो ये हमें दे देगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब इसमें देखते हैं यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं एमकेएस में, यानी कि केजी। सो एम मास केजी, सो यूनिट ऑफ न्यू इज इक्वल टू, म्यू की यूनिट क्या है, केजी पर मीटर सेकेंड, डिवाइडेड बाय डेंसिटी की क्या है, केजी पर मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, और इसीलिए हमने ये यूनिट बनाई है, केजी से केजी कैंसिल आउट करने के लिए, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट करने के लिए। इसीलिए इसका मेन हमारा मोटिव यही था कि हमने जो इफेक्ट ऑफ मोशन है, इफेक्ट ऑफ मोशन क्या है, फोर्स, उस फोर्स की डायमेंशन को हमने ख़त्म करना है। सिर्फ हमारे पास जो डायमेंशन रहेगी वो मीटर और सेकंड रहेगी, ठीक है, सेंटीमीटर या सेकंड रहेगी। तो इसीलिए हमने ये किया है। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट बनेगी वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड बनेगी। सो यहाँ पर यूनिट बन गई हमारी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये तो एमकेएस थी। अब इसमें तो दो ही होंगी, एक एमकेएस होगी एक सीजीएस होगी, एसआई नहीं होगी, न्यूटन में काम ही नहीं कर रहे, काइनेमेटिक है। तो इसलिए नेक्स्ट है हमारे पास सीजीएस, इन सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट का इन्होंने एक नाम दे दिया। अब इसी में अगर सीजीएस देखोगे तो मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं आना। तो यहाँ पर इसका नाम दे दिया स्टोक्स। 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम सीजीएस से एमकेएस कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड देन ये क्या होगा हमारा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एमकेएस जो होती है वो छोटी यूनिट होती है, उसके बाद फिर हमारी सीजीएस आती है, और फिर सीजीएस के बाद हमारी एसआई आती है। तो ये एसआई सुपीरियर है। सुपीरियर है तो मतलब कि इनमें हमारा कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। ये अगर 0.1 है तो ये 1 होगा और ये 10 होगा, तो कुछ ऐसा। तो वही चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी कि 1 स्टोक बड़ी है, सीजीएस है, और एमकेएस छोटी है। तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये था हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अभी तक हमने डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है वो पढ़ लिया, एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या थी, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, वो कैसे आया वो पढ़ा। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा, जो ये कहता है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। वहाँ से हमने लिंक करा कि डी यू बाई डी वाई के भी इक्वल होगा फिर वो, और फिर वहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आया था डायनेमिक विस्कोसिटी का। उसकी हमने यूनिट देखी कि एसआई में उसकी यूनिट क्या है, पास्कल सेकंड है। देन एमकेएस में हमने देखा कि केजी पर मीटर सेकंड है, और फिर हमने सीजीएस में देखा सेंटीमीटर केजी पर सेंटीमीटर सेकंड है। वहाँ से फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने देखा कि अगर हम काइनेमेटिक्स में काम कर रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ मोशन कंसीडर नहीं करेंगे, फोर्सेस कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसकी यूनिट कैंसिल आउट होगी। तो इसलिए हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी बनाया, जो हमारा है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। तो वहाँ से केजी कैंसिल आउट हो गया एमकेएस में, और हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यूनिट आई। अब हम जो आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक, जो न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, वो है लीनियरलाइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब हम क्या करेंगे देखते हैं। सो लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स
लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। अब ये क्या है, देखें। सो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये इतना कुछ हमारा फ्लूइड रन कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड रन कर रहा है। सो फ्लूइड जैसे एंटर हुआ यहाँ ज़ीरो, और फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिला, एंड लेट से वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, आगे स्टेडी स्टेट अचीव हो गई। तो आगे स्टेडी स्टेट यहाँ कहीं अचीव हो रही है, ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो और इधर हमारा कुछ ऐसे फ्लूइड फ्लो रन कर रहा है। ओके। तो हम देखेंगे कि बिल्कुल जब इसके पास यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल यहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो ये लीनियर बिहेव करेगा एक तरह से। हम इसको लीनियर मान सकते हैं अगर हम बिल्कुल छोटा एलिमेंट कंसिडर करेंगे। ये लेट से यहाँ पर u है, ये हमारा y था, ये हमारा x है, और ये कुछ थिकनेस है h है थिकनेस ऑफ फ्लो, h इज थिकनेस ऑफ फ्लो। तो जब हम बिल्कुल y इक्वल टू ज़ीरो पे एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे तो वो जो पैराबोलिक नेचर है वो पैराबोलिक से ये लीनियर बिहेव करेगा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, जनरल वेलोसिटी प्रोफाइल थी, जनरल वेलोसिटी प्रोफाइल। इसी का अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा व्यू दिखाऊं तो बड़ा व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। हम ये चीज लीनियर मान रहे हैं। ठीक है, ये हम ऐसे लीनियर मान रहे हैं। ये हमारा थिकनेस ऑफ फ्लो है h, ये u है। सो टाउ नॉट बिल्कुल इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, u इंटू डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो u हमारा ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, और इधर लेट से ये u है और ये ज़ीरो है, ये इस पोर्शन का बड़ा व्यू है। थिकनेस ऑफ फ्लो हमारी h है। ठीक है, बिल्कुल इस पॉइंट y इक्वल ज़ीरो पे हमारा ये आएगा u माइनस ज़ीरो बाय जो नीचे है हमारा थिकनेस h। तो हमारा ये टाउ नोट आ गया। अगर हमने ड्रैग फोर्स फाइंड करनी है तो एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 इंटू एच होगा। सो लेट से ये आएगा हमारा म्यू इंटू यू बाय एच इंटू एरिया। तो ये ऐसे हम फोर्स निकाल लेंगे। तो यही कहने की बात है यहाँ पर, लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कि हम जब छोटा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम पैराबोलिक नेचर को लीनियर मान सकते हैं, और हमारा शेयर स्ट्रेस उस पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेस के बाद हम उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर जो हमें समझना है वो है कि लेट से ये प्लेट है और फिर एक नीचे भी प्लेट है और इसके बीच में वाटर है या कोई फ्लूइड है। ये हमारी ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और ये हमारी वाई डायरेक्शन है। सो अब हमने क्या किया हुआ है, इसको वेलोसिटी v से रन कर रहे हैं, और ये जो फ्लूइड है ये भी मूव कर रहा है। अब अगर ये वेलोसिटी v से इस मूव कर रही है ऊपर अपर प्लेट, इसको अपर प्लेट लिख सकते हैं, मूविंग प्लेट है ये।
और ये हमारी लोअर प्लेट है जो कि फिक्स्ड है, लोअर जो कि फिक्स्ड है। तो हम क्या देखेंगे, अगर हम थोड़ा जूम करें तो ये हमारी अपर प्लेट थी और ये हमारी लोअर प्लेट है जो कि फिक्स है, और ऊपर वाली प्लेट मूविंग है। तो इधर जो यहाँ इस सरफेस पर इस प्लेट का जो रेजिस्ट करेगा वो फोर्स ऐसे आएगा। समझने के लिए हम दिखा सकते हैं कुछ ऐसे, ये मूव ऐसे कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो इस प्लेट को रेजिस्ट, जो शियर स्ट्रेस इस पर फ्रिक्शन लगेगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगी प्लेट पर। और फिर हमारी ये बॉडी आती है कॉन्टैक्टिंग फ्लूइड बॉडी, जो मैं ये रेड बॉक्स से दिखा रहा हूं। अब इस रेड बॉक्स पर क्या लगेगी, यहां पर फ्रिक्शन लग रहा था, अब इस पर फिर पॉजिटिव एक्स पर ये मूव करेगा फ्लूइड। ठीक है, ये सारा ऐसे पॉजिटिव मूव कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अब फिर हम देखेंगे कि जो अब यहाँ पर सरफेस आई तो इस पर यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स लगेगी बैकवर्ड, और फिर ये जो फिक्स्ड प्लेट थी, फिक्स्ड प्लेट पर हमारी पॉजिटिव एक्स की तरफ हमारी फ्रिक्शन लगेगी। ये फिक्स्ड प्लेट थी, ये मूविंग प्लेट थी। तो यही चीज मैं यहां लिखना चाहूंगा अब कि shear stress acts on the, ये अपर प्लेट है, अपर प्लेट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। तो जो प्लेट मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, उस पर जो shear stress लगेगी कॉन्टैक्ट लिक्विड की वजह से वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगी। अब ये सेकंड पॉइंट देखना, shear stress will act on contacting surface। अब कॉन्टैक्टिंग सरफेस की बात हो रही है अपर डायरेक्शन में, कॉन्टैक्टिंग सरफेस लेयर विद अपर प्लेट, अपर प्लेट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कैसे, ये मूव कर रही थी, प्लेट की फ्रिक्शन लगी, फिर हमारा लिक्विड आ गया, ये लिक्विड आ गया, लिक्विड फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर यहां पर एक सरफेस आई, ये हमारी अपर प्लेट थी, फिर ये हमारी लोअर प्लेट आई, लोअर प्लेट आई, ये सब ऐसे ही मूव कर रहे हैं। अब उसके बाद ये प्लेट आई तो इसकी लिक्विड की यहां पर लगेगी, कॉन्टैक्टिंग सरफेस जो होगा ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस था, और फिर इस प्लेट की इधर लगेगी। तो अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास shear stress will act on contacting surface, दोबारा contacting surface with lower plate in plate in negative x डायरेक्शन। क्योंकि ये जीरो पे था, अगर ये भी मूव कर रहा होता तो फिर इस फ्लूइड की ये वाली डायरेक्शन लगती, लेकिन ये जीरो पे है तो इसलिए ये वाली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। और उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है कि जो ये फिक्स प्लेट है, shear stress will act on lower plate in पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो जस्ट ये मैंने समझाने के लिए बताया है, इसमें कुछ ऐसा लिखने का नहीं था, जस्ट ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो यहां से हमारा विस्कोसिटी खत्म होता है।